रास्ते अलग हो गए। 16 अगस्त 1946 से शुरू होकर लगभग 15 महीने तक पूरे भारत में जो भयानक उथल-पुथल मची, वह एक अभूतपूर्व और भयानक घटना थी। इतिहास में इतनी बड़ी पैमाने पर भाई-भाई के बीच युद्ध नहीं हुआ, जिसमें मानव नफरत और पशु प्रवृत्ति इस हद तक बढ़ गई हो, जैसा कि इस अंधेरे युग में देखा गया। धार्मिक उन्माद एक भयानक राक्षस का रूप लेकर शहरों, कस्बों और गांवों में घूमता रहा और इसने 50 लाख निर्दोष लोगों की जान ले ली। बूढ़े, बेसहारा औरतें, लाचार बच्चे, गोद में बच्चे हजारों की संख्या में मुस्लिम, हिंदू और सिख कट्टरपंथियों द्वारा बेरहमी से मारे गए। धर्म और देशभक्ति के नाम पर संपत्ति का विनाश और लूटपाट, महिलाओं का अपहरण और बलात्कार, अकल्पनीय अत्याचार और अमानवीय कृत्य किए गए। हिंदू, सिख या मुसलमान होना मृत्युदंड का अपराध बन गया। पागलपन पूरे देश में बढ़ता गया, यहाँ तक कि समझदार लोगों के मन से भी विवेक और समझ खत्म हो गई और उनकी आत्माओं पर दुख, मुसीबत, नफरत और निराशा हावी हो गई। कोई सिख या हिंदू उस जगह पर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था जहां वह और उसके पूर्वज सदियों से रहते थे, और मुसलमानों को अपनी मातृभूमि, अपना घर और अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी 1000 साल से अधिक समय तक विभिन्न समुदाय शांति और सद्भाव से साथ साथ रहते थे। संयुक्त भारत की जनसंख्या 38.9 करोड़ 1941 थी, जिसमें 25.5 करोड़ हिंदू अनुसूचित जाति के सदस्य सहित 9.2 करोड़ मुसलमान, 6.3 करोड़ ईसाई, 5.6 करोड़ सिख और कई छोटे समुदाय शामिल थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में और हिंदू बहुल क्षेत्र थे, लेकिन भारत का कोई भी हिस्सा किसी एक समुदाय का नहीं था। हर जगह हिंदू, मुसलमान और सिख पड़ोसी बनकर साथ साथ रहते थे। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय अलग अलग नहीं रह सकते थे। बेशक हिंदू मोहल्ले, सिख मोहल्ले और मुस्लिम मोहल्ले थे, लेकिन वे एक दूसरे के बगल में थे और भारत के किसी भी शहर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि वह किसी एक समुदाय की संपत्ति है या कोई भी विशेष क्षेत्र केवल हिंदुओं, मुसलमानों या सिखों का है। पंजाब, सिंध और बंगाल जैसे प्रांतों में कम से कम ग्रामीण आबादी भी मिश्रित प्रकार की थी। वहां हिंदू गांव, मुस्लिम गांव और सिख गांव थे, लेकिन हर गांव में तीनों समुदाय कम या ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। हिंदू और सिख जमींदारों के मुस्लिम किराएदार और मजदूर होते थे। मुस्लिम जमींदारों के हिंदू किराएदार होते थे और वे हिंदुओं को मैनेजर और अकाउंटेंट के तौर पर रखते थे। शहरों और फैक्ट्रियों में हिंदू उद्योगपतियों के मुस्लिम कर्मचारी होते थे। धर्म ने कभी भी सामाजिक संबंधों में ज्यादा दखल नहीं दिया। भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव की एकजुट करने वाली शक्ति ने 10 सदियों तक विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि 90% से अधिक मुस्लिम और सिख आबादी हिंदू धर्म से परिवर्तित हुई थी और वे हिंदुओं के समान ही थे, उनकी परंपराएं भी वही थीं। कई मामलों में परिवर्तित लोगों ने पुरानी धार्मिक रस्में भी जारी रखीं। वे बाहरी रूप या पहनावे में बहुत कम अलग थे और एक ही समाज के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर सच थी। निश्चित रूप से समुदायों के बीच कभी कभी झड़पें होती थीं, लेकिन ये अचानक और बहुत कम समय तक चलने वाली होती थीं। प्रत्यक्ष कारण लगभग हमेशा धार्मिक कारक के बजाय आर्थिक या राजनीतिक गड़बड़ी होती थी। दंगे आमतौर पर निचले तबके में होते थे और उनके बीच सांप्रदायिक तनाव अचानक होता था, लेकिन जब होता था तो वह बहुत गंभीर रूप ले लेता था। 1831 में कलकत्ता के आसपास किसानों का विद्रोह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था। किसानों ने मुस्लिम और हिंदू जमींदारों के घरों में बिना किसी भेदभाव के घुसकर तोड़फोड़ की। मई 1907 में मैमसेनिक की घटना वास्तव में अपने हिंदू जमींदारों और लेनदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। अगर जमींदार और लेनदार मुस्लिम होते तो वे शायद उतनी ही सख्ती से विद्रोह करते। मोगला विद्रोह, जिसे अक्सर सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों में से एक माना जाता है और जिसका ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वह भी शोषित और गरीब किसानों का विद्रोह था। 1929 के बॉम्बे दंगों में मिल मजदूर और पठान स्ट्राइक ब्रेकर शामिल थे। पंजाब में दंगों को अक्सर समझदारी या सूझबूझ से नहीं संभाला गया और सांप्रदायिक गड़बड़ियों से निपटने में ब्रिटिश अधिकारियों की उदासीनता या अक्षमता को अक्सर विभाजन और शासन की नीति से जोड़ा जाता था। रीति रिवाज और सोच में मामूली अंतर ने विभिन्न समुदायों को सबसे मैत्रीपूर्ण तरीके से एक साथ रहने से कभी नहीं रोका।
हिंदू, मुस्लिम और सिख बराबर के आधार पर एक दूसरे से मिलते थे। वे एक दूसरे के घरों में खाना खाते थे और अपने धार्मिक विचारों को सामाजिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों में बाधा नहीं बनने देते थे। यूनाइटेड प्रोविंस में हिंदू और मुसलमानों के संबंध बहुत मधुर थे। मुसलमान अपने हिंदू दोस्तों के साथ होली खेलते थे, जबकि हिंदू ईद के मौके पर हमेशा अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाते थे। दंगे मुख्यतः शहरी इलाकों में ही होते थे। ग्रामीण आबादी, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 90% है, हमेशा शांतिपूर्ण रही। लुई फिशर ने अपनी किताब ए वीक विद गांधी में इस बात का जिक्र किया है, जिसे साइमन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ने भी देखा था, जिसने मई 1930 में वायसराय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। यह आपसी सद्भाव कभी कभी भावनात्मक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता था, जैसे खिलाफत आंदोलन के दौरान जब हिंदू और मुसलमान एक साथ खाते पीते और एक ही प्याले से पानी पीते नजर आते थे। यहां तक कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी उग्र और कट्टर पठान अपने हिंदू पड़ोसी के साथ दोस्ती से रहते थे। उनके संबंध धर्म के आधार पर किसी भी तरह के संदेह, कटुता या शत्रुता से मुक्त थे। विविधता में एकता को भारत की एक खास विशेषता के रूप में माना गया है। यह कोई मनमानी बात नहीं थी, बल्कि यह वास्तविक स्थिति का सही बयान था, एक ऐसा बयान जिसे उन लोगों ने दोहराया जिन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर विघटनकारी शक्तियां उभरने लगी थीं। इन विघटनकारी और अलगाववादी प्रवृत्तियों की शुरुआत 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध के रूप में हुए राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलन से हुई। 19वीं सदी के पहले भाग में पश्चिमी सोच और सभ्यता का प्रभाव राजनीतिक जागरूकता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने निराशा की भावना पैदा करने वाला था। आत्मसम्मान को फिर से पाने की इच्छा में भारतीय मन प्राचीन हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों की ओर लौटा। हिंदू मन को हिंदू साम्राज्यवाद के स्वर्ण युग और वेदों की याद में शांति मिली। 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना, 1875 में स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना, महाराष्ट्र में शिवाजी के पंथ का पुनरुद्धार और बाल गंगाधर तिलक द्वारा गौवध विरोधी अभियान हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन के विभिन्न चरण थे। हिंदू मानसिकता खोए हुए गौरव को वापस पाने की कोशिश में अपनी प्राचीन उपलब्धियों को महिमामंडित करने में एक रास्ता खोजने लगी, जिसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था, और इस तरह हिंदू पुनर्जागरण धार्मिक और सांप्रदायिक रूप में बदल गया। इसी तरह की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से मुसलमानों ने भी अपने मन को पैगंबर की महानता, खिलाफत और भूमध्य सागर के आसपास के देशों पर मुस्लिम विजय की यादों में वापस ले गए। ये रुझान वहाबी आंदोलन, रायबरेली के सैयद अहमद की गतिविधियों और 1857 की क्रांति में दिखाई दिए, जिसमें हिंदू और मुसलमान विदेशी शासक के खिलाफ एक साथ हो गए। यह ध्यान देने योग्य है कि 19वीं सदी के दूसरे भाग तक ये पुनर्जागरण की प्रवृत्ति हल्की और मुश्किल से ही दिखाई देती थी, जब हिंदू और मुस्लिम सोच में अंतर और भी स्पष्ट होने लगा। इस तरह मानव मनोविज्ञान की एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया से विदेशी शासन के खिलाफ उठाए गए मानसिक बचाव और आत्मसम्मान और नैतिक पुनर्वास के लिए बनाए गए अवरोध विभाजनकारी प्रवृत्ति बन गए। जैसे जैसे पुनर्जागरण आंदोलन मजबूत हुआ, उसका जोर सुरक्षा और समझदारी की सीमाओं से आगे निकल गया। तर्क के नियम इस भावनात्मक आवेग को रोकने में पूरी तरह असफल रहे और 19वीं सदी के अंत तक आपसी संदेह और शत्रुता के संकेत चिंताजनक आवृत्ति से दिखने लगे। हिंदू और मुसलमान अलग अलग पहचान के रूप में उभरने लगे, एक दूसरे के त्योहारों से दूर रहकर, अलग कपड़े पहनकर, अलग रीति रिवाज अपनाकर और अलग भाषा और शिक्षा संस्थानों की मांग करके। हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को अब अलग और असंगत अवधारणाओं के रूप में देखा जाने लगा। सत्ता, सांप्रदायिक वर्चस्व और हिंदू या मुस्लिम शासन स्थापित करने की इच्छा पैदा हो गई। दोनों पक्षों के समर्थक अपने तर्क को जिस हद तक ले गए वह अद्भुत था। स्वतंत्र भारत, जो असल में हिंदू भारत हो, को पाने के लिए कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाने की एक योजना गंभीरता से बनाई गई थी। क्या इस संगठन में केवल हिंदू ही हो? मेरी राय में हाँ, क्योंकि एक समान यादों, साहित्य और राजनीति के आधार पर हिंदुओं में एक मधुर भावना पैदा की जा सकती है। दो, अगर संगठन में केवल हिंदू हो तो किसान इसे अपना समझेंगे। हमें जाट, राजपूत, सिख और अन्य हिंदू आबादी पर ध्यान देना चाहिए और अपने आधुनिक विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
राजनीति बड़ी संख्या में लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने की कला है ताकि कोई लक्ष्य हासिल किया जा सके। तीन, चूंकि कोई भी समझदार व्यक्ति हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता के स्थायी होने की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं के माध्यम से नेतृत्व करना उचित है। अगर आप मुसलमानों में राजनीतिक संगठन और त्याग का विचार पैदा करते हैं, तो ये ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की चाल के मामले में हिंदुओं के खिलाफ किया जा सकता है। मुसलमान इतने धार्मिक उन्माद के प्रति संवेदनशील होते हैं कि अगर उनके बीच संगठन और सामुदायिक सेवा का विचार बढ़ाया जाता है, तो यह मुसलमानों के एक ऐसे संगठन के रूप में सामने आएगा जो स्वभाव से हिंदू विरोधी होगा। मुसलमानों को हिंदुओं के माध्यम से संगठित करना बेहतर है, क्योंकि जैसे ही कोई मुस्लिम कार्यकर्ता अपने सहधर्मी लोगों से राष्ट्रीय एकता के लिए अपील करेगा, उसके शब्द केवल धार्मिक भावना को भड़काएंगे और हिंदू मुस्लिम एकता का जादू टूट जाएगा। आइए हम हिंदू कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुसलमानों को अपने खेमे में लाएं। प्यार स्वराज्य शब्द का उपयोग करके और लोगों से अपील करके हम हिंदू जुड़ाव को बढ़ाते हैं। हम मुसलमानों से हमारे साथ शामिल होने के लिए कहेंगे, लेकिन हमें उनकी भीड़ को हिंदू नेतृत्व में रखना होगा। अगर आप उन्हें मुस्लिम नेता देते हैं, तो आप खतरनाक रास्ते पर चल रहे होंगे। 5. मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उत्सुक कई उत्साही युवा सोचते हैं कि मुसलमानों को शामिल करने से असंगति पैदा होगी। मैं पंजाब के 6-7 से अधिक ऐसे युवाओं को जानता हूं जो एक हिंदू संगठन के लिए सभी सांसारिक संभावनाओं को छोड़ देंगे, लेकिन एक मिश्रित संगठन के लिए नहीं। मुझे लगता है कि श्री तिलक और श्री लाला लाजपत राय इस राय से सहमत होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में महाराष्ट्र में हुई थी, ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया। एक मुस्लिम लेखक ने तर्क दिया, भारत की 1 इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून से न खरीदा हो। हम अपने पूर्वजों के खून से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए पूरा भारत हमारी विरासत है और इसे इस्लाम के लिए फिर से जीतना होगा। आध्यात्मिक अर्थ में विस्तार हमारे धर्म की एक स्वाभाविक आवश्यकता है और इसका मतलब हिंदुओं से नफरत या दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। हमारा अंतिम लक्ष्य भारत का एकीकरण होना चाहिए, आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों तरह से, इस्लाम के झंडे के नीचे। अन्यथा भारत की अंतिम राजनीतिक मुक्ति संभव नहीं है। 1933 में कैम्ब्रिज में रहने वाले एक पंजाबी चौधरी रहमत अली ने भारत के विभाजन की एक योजना बनाई। उनका मूल विचार यह था कि भारत के वे हिस्से जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, उन्हें अलग कर दिया जाए और एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए जो मुसलमानों और मुस्लिम संस्कृति का मातृभूमि हो। चौधरी रहमत अली ने अपने विचार को आगे बढ़ाया और उनकी कल्पना ने एक छोटे से काले बादल को इतना बड़ा कर दिया कि वह पूरे आसमान को ढक गया। शुरुआत में पाकिस्तान में केवल पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान शामिल थे। बाद में मुस्लिम लीग द्वारा इसे मिले समर्थन से प्रोत्साहित होकर 1940 में उन्होंने अपने कार्यक्रम का दूसरा भाग शुरू किया, जिसमें बंगिस्तान शामिल था, जिसमें बंगाल और असम शामिल थे, और उस्मानिस्तान, जिसमें हैदराबाद, डेक्कन शामिल था। इस तरह उन्होंने दीनिया की अवधारणा बनाई और अंत में पाकसिया की, जिसे उन्होंने पाक संस्कृति का ऐतिहासिक क्षेत्र कहा। चौधरी रहमत अली की भोलापन मजेदार होती अगर इससे देश में इतनी बड़ी तबाही न होती। उन्होंने दीनिया को इस तरह परिभाषित किया, दीनिया पुराने प्रलय से पहले के भारत का नया नाम और भाग्य है, जो अपनी उचित मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। यह स्पष्ट है कि दीनिया शब्द भारत शब्द के अक्षरों से बना है और अक्षरों के क्रम में केवल एक बदलाव है। यह भारत में डी अक्षर को पहले स्थान पर रखना है। बस इतना ही, हाँ बस इतना ही। लेकिन दीनिया का क्या मतलब है? चौधरी रहमत अली कहते हैं कि पुराना नाम इंडिया गलत नाम होने के साथ साथ एक खतरा भी था। यह गलत नाम इसलिए था क्योंकि इसका शाब्दिक और राजनीतिक अर्थ यह था कि भारत केवल जातिवादी हिंदू धर्म और जातिवादी हिंदुओं का क्षेत्र था। यह एक खतरा था क्योंकि भारतीय लोग, जातिवादी हिंदू, इसका व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल गैर भारतीयों को भारतीय बनाने और उन्हें अपनी जन्मभूमि में मान मर्यादा, अधिकार और भविष्यहीन बनाने के लिए कर रहे थे। लोगों की गिनती पर आधारित लोकतांत्रिक संस्थाओं के आने से हिंदुओं की उम्मीदें बढ़ी और मुसलमानों के प्रभुत्व के सपने चकनाचूर हो गए।
निराशा की भावना बढ़ी और मुस्लिम मन में डर और एक जुनून पैदा होने लगा, जिसका इस्तेमाल हर हिंदू चीज से नफरत भड़काने के लिए किया गया। कहा गया कि अगर हिंदू बहुसंख्यक सरकार सत्ता में आई तो इस्लामी भावना और पहचान को खत्म करने, मुस्लिम नैतिकता और सामाजिक ढांचे को नष्ट करने, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा और प्रशिक्षण को बदलने और इस्लामी जीवन के पूरे स्वरूप को बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उदाहरण के लिए एक कानून बनाया जा सकता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू सिख से शादी करती है तो यह शादी वैध मानी जाएगी। जबरन शादियों को भी स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा और ऐसे मामलों का फैसला हिंदू सिख जज करेंगे। उर्दू की जगह हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया जाएगा। इस्लाम में धर्म परिवर्तन, भोजन के लिए गोमांस का उपयोग या बलिदान, नमाज के लिए अजान देना, नमाज के समय मस्जिदों के सामने शोर शराबा करना, पवित्र कुरान की शिक्षा या प्रचार, मस्जिद बनाना और ऐसी ही 100 अन्य मुस्लिम रीति रिवाज और परंपराओं को कानून द्वारा रोका जा सकता है और उन्हें ऐसे कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा। ये विचार भले ही आधिकारिक न हो, लेकिन वे चरमपंथी सोच के प्रवाह को दर्शाते हैं। आर्थिक कारक, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और पेशेवर प्रतिद्वंद्विता ने समुदायों के बीच अंतर को और बढ़ा दिया। मुसलमानों ने हिंदुओं की तरह पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को उतनी उत्सुकता से नहीं अपनाया। सरकारी नौकरी और पेशेवर क्षेत्रों में वे देर से आगे बढ़े और यह पिछड़ना हमेशा रहा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम उच्च और मध्यम वर्ग के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई, यह कहकर कि वे क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। सर सैयद अहमद ने इस नीति के खतरनाक परिणामों को देखा और महसूस किया कि मुसलमानों की भलाई पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी निष्ठा से ही संभव है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मुसलमान ब्रिटिश विरोधी थे या क्रांति भारत में मुस्लिम शासन को बहाल करने की कोशिश थी। 1858 में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने विभाजन और शासन की नीति की वकालत की थी। यह लेख 1873 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। उन्होंने मुसलमानों से पश्चिमी संस्कृति अपनाने और आधुनिक विज्ञान पढ़ने का आग्रह किया। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई और इस कॉलेज के यूरोपीय प्रधानाचार्यों ने सरकारी नौकरियों और अन्य व्यवसायों में मुसलमानों के लिए विशेष व्यवहार की मांग के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अंतिम वर्षों में सर सैयद हिंदू वर्चस्व के प्रति झुकाव दिखाने लगे। यह महसूस होने लगा कि सरकारी पद और प्रशासनिक मशीनरी में भागीदारी से शक्ति और प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए मुसलमानों की अधिक प्रतिनिधित्व की मांगें बढ़ने लगी। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हिंदू सिखों को शुरुआती बढ़त मिली जो तेजी से बढ़ी और कई गुना हो गई। व्यापारिक गतिविधियां भारत में उन क्षेत्रों में शुरू हुई जहां मुस्लिम प्रभाव सबसे कम था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के मुख्य केंद्रों में हिंदू सिख बहुसंख्यक थे और उनके बौद्धिक और वित्तीय संसाधनों ने उन्हें आगे बढ़ने और मुसलमानों को पीछे छोड़ने में मदद की। सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय और उद्योग उनके नियंत्रण में आ गए और मुसलमानों को लगा कि वे अपनी पुरानी श्रेष्ठता की स्थिति हमेशा के लिए खो चुके हैं। लगातार यह कहा जाता रहा कि उन्हें अब पानी भरने और लकड़ी काटने वाले के रूप में कम कर दिया गया है। हिंदुओं पर मुसलमानों का शोषण करने और उन्हें गरीब बनाने का आरोप लगाया गया। यह आंदोलन केवल मुस्लिम मध्यम वर्ग द्वारा चलाया गया, क्योंकि किसान, जो हिंदू और मुस्लिम आबादी का अधिकांश हिस्सा हैं, की ऐसी कोई शिकायत नहीं थी और यह केवल धनी वर्ग में ही अलगाववादी सोच सबसे अधिक दिखाई दी। पाकिस्तान की मांग में मुस्लिम अधिकारियों और मुस्लिम व्यापारिक हितों ने सबसे अधिक आवाज उठाई। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के मुस्लिम लेखक और राजनीतिज्ञ ज्यादातर सरकारी कर्मचारी थे। सर सैयद अहमद खान कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल के अतिरिक्त सदस्य थे और कई सरकारी आयोगों में काम किया। कलकत्ता के प्रोफेसर चिराग अली, सलाहुद्दीन खुदाबख्श, अब्दुल्ला यूसुफ अली, जिनकी रचनाओं ने इस्लामी सोच में आधुनिकतावादी आंदोलन को काफी हद तक आकार दिया, सभी सरकारी कर्मचारी थे। जब पाकिस्तान की मांग वास्तविकता में बदलने लगी और भारत का विभाजन तय हो गया, तो मुस्लिम अधिकारियों और प्रशासकों ने घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देने और उसके बाद होने वाले विनाशकारी परिणामों को जन्म देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन मतभेदों को ब्रिटिश सरकार ने देखा और देश में अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इनका फायदा उठाया।
1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने लिखा था, मैं यह मानने से इनकार नहीं कर सकता कि यह जाति मुस्लिम मूल रूप से हमारे लिए शत्रुतापूर्ण है और हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को खुश रखना है। माउंट स्टुअर्ट एलनस्टोन ने सलाह दी, विभाजन और शासन करना पुरानी रोमन नीति थी और यह हमारी भी होनी चाहिए। यह पहले ही देखा जा चुका है कि 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों को दबाने की पूरी कोशिश की गई। यह जल्द ही खतरनाक हद तक बढ़ गया और एक ब्रिटिश अधिकारी W. हंटर ने बताया कि मुस्लिम आबादी को सरकारी नौकरियों और मान्यता प्राप्त व्यवसायों से बाहर रखा जा रहा था। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि ब्रिटिश पुराने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर रहे थे। इसका मतलब था बंगाल में मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई करमुक्त भूमि अनुदान को वापस लेना। अनुदान प्राप्त करने वाले कई मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों का वित्त पोषण करने के लिए जिम्मेदार थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और प्रगति के साथ ब्रिटिश पक्षपात का रुख विपरीत दिशा में हो गया और कांग्रेस के लक्ष्यों का मुकाबला करने के तरीके खोजे गए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इसलिए किया ताकि प्रांत में एकता और एकजुटता की भावना को तोड़ा जा सके। इससे पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और हिंदू समुदाय की तेजी से बढ़ती ताकत पर लगाम लगी। 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना और अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1905-06 की सर्दियों में प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का दौरा किया। इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मोटले को बताया कि नेशनल कांग्रेस एक बड़ी ताकत बन रही है। 11 मई 1906 को लॉर्ड मोटले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को लिखा और प्रिंस ऑफ वेल्स की बातों पर उनका ध्यान दिलाया। एक सप्ताह बाद लॉर्ड मिंटो ने लिखा, हाल ही में मैं कांग्रेस के लक्ष्यों के खिलाफ एक संभावित संतुलन के बारे में काफी सोच रहा हूं। उन्होंने देशी शासकों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों के प्रतिनिधियों की एक परिषद का सुझाव दिया। उन्होंने आगे कहा, चर्चा के विषय और प्रक्रिया पर बहुत सावधानी से विचार करना होगा, लेकिन हमें कांग्रेस से अलग विचार मिलेंगे। 19 जून 1906 को लॉर्ड मोटले ने फिर से लॉर्ड मिंटो को लिखा और उन्हें चेतावनी दी कि जल्द ही मुसलमान कांग्रेसियों के साथ मिलकर आपके खिलाफ हो जाएंगे। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर आर्चबोल्ड ने भी इसमें हिस्सा लिया और वायसराय के निजी सचिव से बात की। 10 अगस्त 1906 को मिस्टर आर्चबोल्ड ने नवाब मोहसिनुल मुल्क को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिले और कुछ रियायतें मांगे। मिस्टर आर्चबोल्ड चाहते थे कि उनका नाम छिपा रहे। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान की अगुवाई में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। लॉर्ड मिंटो ने अपने जवाब में मुस्लिम मांगों को मान लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपके ज्ञापन में यह मांग है कि चाहे वह नगरपालिका हो, जिला बोर्ड हो या विधान परिषद, किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिसमें चुनाव प्रणाली शुरू करने या बढ़ाने का प्रस्ताव हो, मुस्लिम समुदाय को एक समुदाय के रूप में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि भारत में कोई भी चुनाव प्रणाली जो इस महाद्वीप की आबादी के समुदायों की मान्यताओं और परंपराओं की परवाह किए बिना व्यक्तिगत मताधिकार देने का लक्ष्य रखती है, असफल होगी। इस घटना के सफल समापन पर लॉर्ड मिंटो और लेडी मिंटो की खुशी लेडी मिंटो की डायरी में दर्ज है। एक अधिकारी ने उनके पति के राजनीतिक कौशल के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा, यह 62 मिलियन लोगों को बगावती विपक्ष में शामिल होने से रोकने जैसा ही है। उसी वर्ष ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई जो बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधारों ने अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था शुरू की और भारत के दो प्रमुख समुदायों के बीच एक मजबूत और अपरिहार्य दीवार खड़ी कर दी। इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षाएं अलग अलग और परस्पर विरोधी हो गई। हर समुदाय को दूसरे समुदाय का समर्थन जुटाने की कम ही जरूरत महसूस होती थी। मतदाता वर्ग को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और हर हिस्से में सांप्रदायिक तनाव और कट्टरता बढ़ी। मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुनते थे और इसका स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि चरमपंथी विचार हावी हो गए। इस तरह सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा मिला जबकि जनमत को नजरअंदाज किया गया। देश के हितों को सांप्रदायिक हितों के लिए कुर्बान कर दिया गया। 1909 में जो जहर डाला गया वह वोटिंग अधिकार बढ़ने के साथ राजनीतिक व्यवस्था में फैलता गया।
1909 में मतदाता संख्या लगभग 10 लाख थी, जो 1919 में 70 लाख से ज्यादा हो गई और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 3.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता बन गए, जिनमें से हर कोई सांप्रदायिक आधार पर सोचता, बोलता और काम करता था। सरकारी नौकरी, शिक्षा और प्रोफेशनल संस्थानों में प्रवेश समुदाय के आधार पर तय किया गया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो सांप्रदायिक सोच रखते थे, उन्हें ऊंचे पदों और उपाधियों से सम्मानित करके बढ़ावा दिया जाता था, जबकि जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करते थे, उन्हें जेल की सजा का खतरा रहता था। प्रेस सेंसरशिप भी भेदभाव के आधार पर होती थी। धर्म छोड़कर जाने पर हत्या की वकालत करने वाले मुस्लिम अखबारों पर कोई रोक नहीं थी। ब्रिटिश प्रेस ने बार बार राष्ट्रवादी आंदोलनों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश की, जैसे कि यह कहकर कि खुदाई खिदमतकार हिंदू विरोधी थे, न कि ब्रिटिश विरोधी। लंदन के अखबारों में सांप्रदायिक मुद्दों को ज्यादा जगह दी जाती थी और राष्ट्रवादी मुद्दों को बहुत कम। राष्ट्रवादी मुसलमानों का इन अखबारों में शायद ही कभी जिक्र होता था। समुदायों के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ती गई और हर संभव मौके पर सोच समझकर और चालाकी से काम करके इस खाई को और गहरा किया गया। 1930 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और बाद की कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम प्रतिनिधियों का चयन सबसे ज्यादा सांप्रदायिक सोच वाले मुसलमानों में से किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य मियां फजले हुसैन ने मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन में सलाह दी और राष्ट्रवादी सोच वाले मुसलमानों के नाम नॉमिनेशन की सूची से हटा दिए गए। जब यह पता चला कि जिन्ना पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी सांप्रदायिक मांगों का समर्थन नहीं करता है, तो उसे बाद की कॉन्फ्रेंस के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया। बाद में जब उसने अपना मत बदल लिया, तो उसे सभी मुसलमानों का नेता मान लिया गया, जबकि वो मुसलमानों के एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। 40-50 मिलियन मुसलमानों, खुदाई खिदमतगार, खाकसार, अहरार पार्टी, मंसून और जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का विरोध करने वाले कई अन्य मुस्लिम संगठनों की बात कभी नहीं सुनी गई। 1934 का सांप्रदायिक अवार्ड, जिसने मुसलमानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया, हिंदू मुस्लिम मतभेदों को बनाए रखने का एक चालाक तरीका था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति बनाने वालों को शीर्ष स्तर पर स्थानीय प्रशासकों और अधिकारियों से अच्छी मदद मिली। भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव तरीका अपनाया गया। दंगों को बढ़ावा दिया गया और कुछ मामलों में उन्हें शुरू भी किया गया। शांतिपूर्ण और अहिंसक राष्ट्रवादी आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया गया। मोगला किराएदारों के अपने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह का इस्तेमाल दोनों समुदायों के बीच मतभेद फैलाने के लिए किया गया। मोगला ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ अत्याचार किए थे, लेकिन ये सामान्य विद्रोह के दौरान हुए थे, जो जैसा कि हमने पहले बताया था, वास्तव में किराएदारों का अपने जमींदारों के खिलाफ विरोध था। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की दाढ़ी काटने और उनके गले में जबरदस्ती बीड़ी डालने की तस्वीरें यूनाइटेड प्रोविंस सरकार ने कई जगहों पर और खासकर मंदिरों और अन्य पवित्र हिंदू स्थानों के आसपास दिखाई। उदाहरण के लिए वे अयोध्या में दिखाई गई। यूनाइटेड प्रोविंस विधानसभा के एक सदस्य ने इन तस्वीरों और पर्चों के बारे में सवाल पूछा और सरकार ने स्वीकार किया कि यह प्रचार सरकारी खर्चे पर किया गया था। जो भारतीय अधिकारी स्वतंत्र सोच और ईमानदारी दिखाते थे, उन्हें कमतर समझा जाता था, पद से हटाया जाता था और महत्वपूर्ण मामलों में व्यक्तिगत निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा जाता था। चूंकि एक भ्रष्ट अधिकारी पर देश विरोधी नीति को लागू करने के लिए भरोसा किया जा सकता था, इसलिए ईमानदारी की अनदेखी की जाती थी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जाता था, जबकि चापलूसी करने वाले और भारत विरोधी अधिकारियों को प्रशंसा और पदोन्नति देकर पुरस्कृत किया जाता था। जिन्ना और चर्चिल के बीच एक गुप्त डील की कहानी माइकल फुट एमपी ने ब्रिटिश लेबर पार्टी के आधिकारिक अखबार डेली हेराल्ड में प्रकाशित एक लेख में बताई। लुइस फिशर ने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में अपने एक लेख में चर्चिल जिन्ना पैक्ट पर टिप्पणी की। 1947 की गड़बड़ियों के दौरान यह देखा गया कि पुलिस, सेना और सिविल सेवाओं में ब्रिटिश और एंग्लोंडियन अधिकारियों ने मुस्लिम लीग संगठन की मदद की। उड़ीसा में यह पाया गया कि मुस्लिम गुंडों को जावा से आयात किए गए हथियार सेना के लोगों द्वारा दिए गए थे और अंग्रेजी और एंग्लोंडियन अधिकारियों ने उन्हें वितरित किया था। जबलपुर के आर्डनेंस डिपो से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद चोरी हो गए और तस्करी की गई।
पुलिस को जानकारी मिली कि इस तस्करी में अंग्रेजी पुलिस और सेना के अधिकारी शामिल थे। ब्रिटिश सेना के अधिकारी हॉकिंस पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने का आरोप लगा और वह दोषी पाया गया। उन पर आरोप था कि वह चर्चिल ग्रुप ऑफ कंजर्वेटिव्स के नियंत्रण वाले एक गुप्त संगठन का सदस्य था, जिसके पूरे भारत में एजेंट थे। ये एजेंट मुसलमानों के बीच असंतोष फैला रहे थे और उन्हें हथियार बांट रहे थे। पंजाब में सीमा बल के कमांडर पर पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के बीच सीमा के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम में लापरवाही बरतने का आरोप था। कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जब शिकायतें बढ़ी तो भारत सरकार ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद से हटा दिया। जब यह तय हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंपने का फैसला कर लिया है और भारत में उनका शासन खत्म होने वाला है, तो ब्रिटिश अधिकारी नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता और गौरव का युग खत्म होने वाला है। उन्होंने भारत और भारतीयों के लिए भयानक परिणाम की भविष्यवाणी की। उन्हें विनाश की शक्तियों को नियंत्रित करने की कोई इच्छा नहीं थी और वे ब्रिटिश शासन के टूटने को देखकर खुश थे, जो अब उन्हें नए राजनीतिक माहौल में असहज लग रहा था। विभाजन और शासन नीति की 100 साल की यह ही परिणाम थी। जबकि ब्रिटिश प्रशासकों की मदद से चरमपंथी हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक संगठनों ने दो समुदायों के बीच पहले के मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को खराब कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर संभव तरीके से उन्हें एक साझा मंच पर लाने की कोशिश की ताकि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एकजुट होकर सामना कर सकें। 1885 में स्थापित और अपनी संरचना और विचारधारा में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, यह हर साल मिलती थी और जल्द ही देश में राजनीतिक जागरूकता के पूरे माहौल को एकजुट कर दिया। बड़ी संख्या में मुस्लिम इस संगठन में शामिल हुए और 1890 में कोलकाता में हुए इसके छठे सत्र में 702 में से 156 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। इसके कई सत्रों की अध्यक्षता मुसलमानों ने की। मुस्लिम समुदाय के कई प्रमुख नेता इस राष्ट्रवादी संगठन के सदस्य रहे। उन्हें लगा कि इसका कार्यक्रम और विचारधारा न केवल इस्लामी आदर्शों के अनुरूप थी बल्कि इस्लामी संस्कृति को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए भी थी। प्रोफेसर W.C. स्मिथ के अनुसार कुछ मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे मुस्लिम थे और क्योंकि उनका धर्म उन्हें सभी मानव जाति के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सहयोग और सम्मान सिखाता था। ऐसे ही थे उलेमा मौलाना अहमद मदनी और देवबंद कॉलेज के प्रिंसिपल और खिलाफत आंदोलन के नेता उबैदुल्लाह सिंधु। फिर ऐसे मुस्लिम थे जो कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे मुस्लिम लीग के हिंदू विरोधी संगठन बनने से सहमत नहीं थे, जैसे हकीम अजमल खान, डॉ सैयद हुलम किचलू, डॉ M.A. अंसारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। कुछ ऐसे भी थे जो कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वे राष्ट्रवादी थे। उनके लिए मुस्लिम होना इस बात से पूरी तरह अलग था कि उन्हें किस पार्टी में शामिल होना चाहिए। तीसरे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयबजी और सुजात मेहराली ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों के उदाहरण हैं। अंत में ऐसे मुस्लिम थे जो 20वीं सदी के शुरुआती दौर में युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी और कम्युनिस्ट जैसे धर्म विरोधी लोग भी कांग्रेस में शामिल थे। कांग्रेस पर मुसलमानों की पकड़ कुछ साल पहले तक बनी रही। कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति और अलग निर्वाचक मंडल के सिद्धांत का विरोध करती थी। दुर्भाग्य से 1909 के मोंटेक्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू की गई अलगाववादी प्रवृत्तियों के विनाशकारी परिणामों का पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ और किसी भी कीमत पर मुस्लिम राय को अपने पक्ष में करने की बेचैनी में कांग्रेस नेताओं ने 1916 में मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। उस समय यह कदम आवश्यक लग सकता था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राष्ट्रवादी आदर्शों का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण त्याग और एक बड़ी भूल थी। मुस्लिम जनता की वफादारी सुनिश्चित करने की यही बेचैनी धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के एक और त्याग का कारण बनी, जब 1920 में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने का खतरनाक रास्ता अपनाया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन द्वारा लगाया गया कृत्रिम प्रोत्साहन के बाद उदासीन प्रतिक्रिया हुई, जब तुर्की में घटनाओं ने खिलाफत की प्राप्ति को व्यावहारिक रूप से असंभव बना दिया। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार के प्रति कांग्रेस का तटस्थ रवैया एक और दुर्भाग्यपूर्ण गलती थी और इसने मुसलमानों को उससे दूर कर दिया।
यह राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में विफल रहा और जिन्ना को कांग्रेस के बारे में कुछ कठोर बातें कहने का मौका दिया। हमने देखा है कि पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों के कई वर्षों ब्रिटिश की विभाजन और शासन की कुटिल नीति द्वारा पोषित और बढ़ावा दी गई आर्थिक असमानता के 6 दशकों और अलग निर्वाचक मंडल की एक पीढ़ी ने भारत के मुसलमानों और हिंदू सिखों के बीच खाई को लगातार बढ़ाया। कांग्रेस ने इस खाई को कम करने के लिए प्रयास किए, जो कुछ हद तक सफल रहे और कुछ समय के लिए विभाजन को रोका जा सका। हालांकि असफलता अवश्यंभावी थी और यह कुछ हद तक इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिश शासकों के पास हमेशा सत्ता थी और कुछ हद तक इसलिए कि अपनाए गए उपाय अपर्याप्त थे और बीमारी के सही निदान से मेल नहीं खाते थे। इसी संदर्भ में 1937 से 46 की अवधि की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम बहुत असंतोषजनक था और भारतीय दृष्टिकोण से मौजूदा स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ। बेशक प्रांतीय अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए और विस्तारित किए गए, लेकिन अधिनियम की शर्तों ने अलग निर्वाचक मंडल प्रणाली में निहित अलगाववादी प्रवृत्तियों को और बढ़ा दिया, नौकरशाही की स्थिति को मजबूत किया, कई आरक्षणों को शामिल करके उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया और संघीय संरचना का उद्देश्य राष्ट्रवादी दिशा में किसी भी वास्तविक प्रगति को रोकना था। हालांकि कांग्रेस को आश्वासन मिलने पर कि ब्रिटिश गवर्नर सज्जन की तरह व्यवहार करेंगे और प्रांतों के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसने नई परिषदों में प्रवेश करने और अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के लिए काम करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने भी जिन्ना के नेतृत्व में ऐसा ही निर्णय लिया और चुनाव अभियान को संगठित करने के लिए एक केंद्रीय चुनाव बोर्ड बनाने का संकल्प लिया और जनसंपर्क की नीति और कार्यक्रम शुरू किया। जिन्ना सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम एकता स्थापित करने में बहुत सफल नहीं हुआ। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जिन्ना की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और 1937 के चुनाव के नतीजे उसके लिए बहुत निराशाजनक थे। मतदान करने वाले मुसलमानों में से केवल 44% ने ही मुस्लिम लीग को वोट दिया। बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ओडिशा और सिंध में मुस्लिम लीग का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता। पंजाब में केवल 2 उम्मीदवार, जिनमें से एक ने बाद में मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे दिया, जीते, जबकि गैर लीग मुसलमानों की संख्या 82 थी। बंगाल, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस और मद्रास में लीग को कुछ सफलता मिली, लेकिन इन प्रांतों में भी गैर लीग उम्मीदवारों की संख्या लीग उम्मीदवारों से कहीं अधिक थी। कांग्रेस ने चुनाव में शानदार जीत हासिल की और 11 में से 8 प्रांतों पंजाब, बंगाल और सिंध को छोड़कर में सरकार बनाने में सफल रही। मुस्लिम लीग ने इतनी बुरी हार की उम्मीद नहीं की थी और वह खुद को राजनीतिक खेल से पूरी तरह बाहर महसूस कर रही थी। अब वह कांग्रेस से कुछ रियायतें मिलने की उम्मीद करने लगी और प्रांतों के प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए कैबिनेट में मुस्लिम लीग के मंत्रियों को शामिल करने की मांग की। यह मांग ब्रिटिश संसदीय नियमों के प्रति कांग्रेस हाई कमांड की सोच से बहुत अलग नहीं थी। वास्तव में यूनाइटेड प्रोविंस में कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों में लीग उम्मीदवार का समर्थन किया था और यह समझ बनी थी कि चुनाव के बाद एक गठबंधन सरकार बनेगी। कांग्रेस को विधानमंडल में बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं थी और यह माना गया कि उसे लीग के सहयोग पर निर्भर रहना होगा। हालांकि चुनाव में कांग्रेस की सफलता आश्चर्यजनक और पूरी तरह से अप्रत्याशित थी और जीत के बाद राष्ट्रवादी पार्टी ने मुस्लिम लीग के मंत्रियों को शामिल करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की शपथ पर हस्ताक्षर करना कैबिनेट में शामिल होने की शर्त बना दिया गया था। इस कदम के पीछे निश्चित रूप से अच्छे कारण थे। यह तर्क दिया गया कि कांग्रेस स्वयं विभिन्न समूहों का एक तरह का गठबंधन या संयुक्त मोर्चा था, जो भारत की स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा से एकजुट था। एक बड़ा गठबंधन का मतलब ऐसे लोगों के साथ जुड़ना था जिनका राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण पूरी तरह अलग था और जो मुख्य रूप से पद और मंत्री पद में रुचि रखते थे। इस स्थिति में टकराव स्वाभाविक था। ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधियों, वायसराय, गवर्नर, उच्च सेवाओं के साथ टकराव, भूमि और उद्योग में निहित हितों के साथ भी टकराव, कृषि संबंधी मुद्दों और श्रमिकों की स्थितियों पर। गैर कांग्रेस तत्व आमतौर पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी होते थे, उनमें से कुछ तो सिर्फ करियर बनाने वाले थे। यदि ऐसे तत्व सरकार में शामिल होते तो वे हमारे पूरे सामाजिक कार्यक्रम को कमजोर कर सकते थे या कम से कम उसमें बाधा डाल सकते थे और उसे रोक सकते थे। अन्य मंत्रियों के ऊपर से गवर्नर के साथ भी षड्यंत्र हो सकता था।
ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक था। इसमें कोई भी दरार हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकती थी। कोई ठोस आधार नहीं होता, कोई साझा निष्ठा नहीं, कोई संयुक्त लक्ष्य नहीं और व्यक्तिगत मंत्री अलग अलग दिशाओं में काम करते। नेहरू जी लीग और उसके अलग प्रतिनिधित्व की मांग से कुछ असंतुष्ट थे और वे चाहते थे कि पूरा देश ब्रिटिश शासकों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भारत में दो ही ताकतवर दल हैं, कांग्रेस और ब्रिटिश, और बाकी दलों को अगर उन्हें आगे रहना है तो कांग्रेस के साथ जुड़ जाना चाहिए, तो जिन्ना को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आ गया और उसने जवाब दिया, एक तीसरा दल भी है, यानी मुसलमान। हम किसी के दबाव में नहीं चलेंगे। हम किसी भी प्रगतिशील और स्वतंत्र सोच वाले समूह के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते उसका कार्यक्रम और नीति हमारी सोच से मेल खाता हो। हम भारत की भलाई के लिए बराबरी के दर्जे पर काम करने को तैयार हैं। हालांकि संसदीय रूढ़िवाद की इस अज्ञानता का असर जल्द ही साफ होने लगा जब इसने सांप्रदायिक संबंधों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के नेता निराश और दुखी महसूस करने लगे। जिन्ना गुस्से में था और उसने गांधी और नेहरू के खिलाफ अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया और उसने भारत के मुसलमानों से संगठित होने, एकजुट होने और एकता स्थापित करने का आह्वान किया। अक्टूबर 1917 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सत्र लखनऊ में हुआ। इस सत्र में पंजाब के प्रधानमंत्री सर सिकंदर हयात खान, बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक और असम के प्रधानमंत्री सर सादुल्लाह खान शामिल हुए, जो अब तक जिन्ना के साथ नहीं थे। मुस्लिम लीग ने अपना सिद्धांत पूर्ण जिम्मेदार सरकार से बदलकर पूर्ण स्वतंत्रता कर दिया और तत्काल एक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रम बनाने और लागू करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य लीग को जनसमर्थन दिलाना और गैर लीग मुस्लिम समूहों को अपने साथ लाना था, जैसे पंजाब में कोएलिशन पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। सिकंदर जिन्ना समझौता हुआ। भारतीय ईसाइयों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई। जिन्ना ने आम जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए देशव्यापी दौरा किया। मुस्लिम लीग ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस एक पूरी तरह से हिंदू संगठन है और जिन प्रांतों में उसकी सरकार थी वहां मुसलमानों पर अत्याचार करती थी। अत्याचारों के आरोप कुछ अस्पष्ट और निश्चित नहीं थे, लेकिन मुख्य शिकायतें इस प्रकार थीं। वंदे मातरम को कई मौकों पर गाया गया। कहा गया कि इस तरह के संगठन मुसलमानों के विरोधी थे। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में है, जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है। कहानी के नायक भवानी नंद का बंगाल में मुस्लिम सत्ता के खिलाफ संघर्ष। कांग्रेस ने गाने के केवल पहले 2 छंद रखने पर सहमति जताई, लेकिन इससे मुस्लिम आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हुए। सरकारी इमारतों पर तिरंगे कांग्रेस झंडे के इस्तेमाल पर भी आपत्ति थी। कांग्रेस का तर्क था कि यह झंडा दोनों प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है और यह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के एकजुट संघर्ष का प्रतीक है। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना भी एक और विवाद का कारण थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस योजना का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी और ख्वाजा गुलाम सैयदाम उनकी सहायता कर रहे थे। यह योजना दिल्ली के जामिया मिलिया, एक मुस्लिम संस्थान और अन्य जगहों पर सफलतापूर्वक लागू की गई थी। लीग ने मुस्लिम जनता को अपने पक्ष में करने के कांग्रेस के प्रयास पर भी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि इसका मकसद मुस्लिम संस्कृति को दबाना और नष्ट करना था। हिंदी उर्दू विवाद भी अत्याचारों की सूची में एक और मुद्दा था। कांग्रेस ने 1-2 गलतियां की जिन्हें मुस्लिम लीग ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उसका फायदा उठाया। यूनाइटेड प्रोविंस की कैबिनेट ने जिला अधिकारियों को एक सर्कुलर लेटर भेजा कि वे जिला कांग्रेस समितियों और उनके पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करें और उनसे सलाह लें। यह निर्देश इस आधार पर दिया गया था कि कांग्रेस सरकारें राष्ट्रीय सरकारों की स्थिति में थीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह निर्देश गलत था। इसी समय लखनऊ में शिया सुन्नी विवाद शुरू हुआ और लीग के नेताओं ने इसका भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आरोप था कि कांग्रेस ने मुसलमानों में फूट डालकर यह विवाद खड़ा किया था। जिन्ना ने कहा, लखनऊ में इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में यह ध्यान देना जरूरी है कि जो लोग शिया और सुन्नी दोनों समुदायों को आपसी लड़ाई में धकेल रहे हैं, वे प्रमुख मुस्लिम कांग्रेस नेता हैं। हैदराबाद में हिंदू आंदोलन को कांग्रेस की उकसाने की कोशिश बताया गया।
अप्रैल 1918 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों पर कांग्रेस के अत्याचार की जांच के लिए एक कमेटी बनाई और इस कमेटी की रिपोर्ट, जिसे पिपोर रिपोर्ट कहा जाता है, 18 नवंबर 1918 को सौंपी गई। इस बीच नेहरू जिन्ना से संपर्क में था और उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जिसके आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ काम कर सकें। लेकिन जिन्ना बहुत टालमटोल करता था। उसने खुद को भारत में मुसलमानों के अधिकारों का एकमात्र रक्षक घोषित कर दिया था और नहीं कहने की कला में माहिर होकर अपने मकसद को पूरा करने लगा। सच तो यह है कि उस समय लीग बहुत परेशान थी। वह हर तरफ से असफल हो रही थी। कांग्रेस सरकारों पर उसके गलत व्यवहार के आरोप साबित नहीं हो पाए। पीरपुर रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा कुछ छोटी मोटी घटनाएं थीं, जिन्हें पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में हुई ज्यादा गंभीर घटनाओं से आसानी से तुलना की जा सकती थी, जहां मुस्लिम सरकारें सत्ता में थीं। कांग्रेस सरकारों पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई पर सिर्फ लीग के सदस्य ही यकीन कर सकते थे। जिन प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में थी, वहां के यूरोपियन गवर्नर ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस सरकार का प्रशासन सांप्रदायिक भेदभाव से पूरी तरह मुक्त था और उन्होंने अपने काम पूरी निष्पक्षता और न्याय के साथ किए। कांग्रेस के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अत्याचारों के आरोपों की जांच भारत के मुख्य न्यायाधीश से कराने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जिन्ना ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि यह मामला अब वायसराय के हाथ में है। लेकिन वायसराय ने लीग के आरोपों की कभी जांच या सुनवाई नहीं की और हिंदू उत्पीड़न का मुद्दा हमेशा बना रहा। इसी समय यूरोपीय युद्ध लीग के लिए वरदान साबित हुआ। भारत के वायसराय ने तुरंत घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में शामिल है। कांग्रेस को यह बात स्वाभाविक रूप से नागवार गुजरी, क्योंकि वायसराय ने यह घोषणा केंद्रीय या प्रांतीय विधानसभाओं या देश में जनता की राय का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस सरकारों से पहले कोई परामर्श किए बिना की थी। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श और लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनके सम्मान और गरिमा के अनुरूप एकमात्र रास्ता यह था कि वे सभी 8 कांग्रेस सरकारों से इस्तीफे की मांग करें। जैसे ही यह निर्णय लागू हुआ, प्रांतीय गवर्नरों ने विधानसभाओं को निलंबित कर दिया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के खंड 93 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक मशीनरी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मुस्लिम लीग खुश थी और उसने युद्ध में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाकर कांग्रेस शासन के अंत का जश्न मनाने का फैसला किया गया। उस दिन मुस्लिम लीग द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों में प्रस्ताव पारित किए गए। इसी समय राष्ट्रवादी मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस अब सत्ता से बाहर हो गई थी, इसलिए लीग ने सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लीग के नेताओं को एहसास हुआ कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मंत्रियों ने काफी काम किया था और अगर वे और अधिक नहीं कर पाए तो इसका कारण यह था कि वे मुस्लिम लीग की सरकारें नहीं थीं और अतिवादी मुस्लिम नेता अब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई ठोस तरीका सोचने लगे। वे देश के विभाजन की बात करने लगे। सर सिकंदर हयात खान ने एक जोनल योजना प्रकाशित की। यह मुस्लिम लीग के आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1937 के सिकंदर जिन्ना समझौते को देखते हुए यह दर्शाता था कि लीग की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही थी। अब तक लीग ने विभाजन के विचार को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब लोगों की भावनाओं को जगाने और बेहतर मोलभाव के लिए एक औजार के रूप में मुस्लिम लीग ने 26 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग काउंसिल के सत्र में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, जिसके नियम इस प्रकार थे। 1. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की काउंसिल और वर्किंग कमेटी द्वारा 27 अगस्त 2017 और 18 सितंबर 1939 और 22 अक्टूबर 1939 और 3 फरवरी 1940 को संविधान से संबंधित मामलों पर पारित प्रस्तावों में किए गए कार्यों को मंजूरी देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यह सत्र दृढ़ता से दोहराता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल फेडरेशन योजना इस देश की खास परिस्थितियों में पूरी तरह से अनुपयुक्त और लागू करने योग्य नहीं है और मुस्लिम भारत इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। 2.
यह आगे दृढ़ता से कहता है कि 18 अक्टूबर 1939 को वायसराय द्वारा ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी घोषणा, जिसमें कहा गया है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित नीति और योजना पर भारत की विभिन्न पार्टियों, हितों और समुदायों से परामर्श करके फिर से विचार किया जाएगा। भले ही यह आश्वस्त करने वाला हो, लेकिन मुस्लिम भारत तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि पूरी संवैधानिक योजना पर फिर से विचार नहीं किया जाता, और कोई भी संशोधित योजना मुसलमानों को तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि वह उनकी सहमति और मंजूरी से नहीं बनाई जाती। 3. यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यह सत्र दृढ़ता से मानता है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना तब तक लागू नहीं हो सकती और मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि वह निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांत पर आधारित नहीं होती, अर्थात भौगोलिक रूप से सटे क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाए जो आवश्यक क्षेत्रीय समायोजन के साथ इस तरह से गठित हों कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में जहां मुसलमान संख्या में बहुमत में हैं, उन्हें स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए एक साथ रखा जाए, जिसमें घटक इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु हों। कि इन इकाइयों और क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से पर्याप्त, प्रभावी और अनिवार्य सुरक्षा उपाय किए जाएं। उनके साथ परामर्श करके और भारत के अन्य हिस्सों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उनके और अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से पर्याप्त, प्रभावी और अनिवार्य सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। यह सत्र कार्य समिति को इन बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार संविधान की एक योजना बनाने का अधिकार देता है, जिसमें संबंधित क्षेत्रों द्वारा रक्षा, विदेश मामले, संचार, सीमा शुल्क और इस तरह के अन्य मामलों जैसे सभी शक्तियों को अंतःग्रहण करने का प्रावधान हो। संकल्प की शर्तें बहुत अस्पष्ट और अव्यवस्थित थीं। दो राष्ट्र सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं था, हालांकि विभाजन का एकमात्र औचित्य यह था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था और क्षेत्रीय समायोजन का एक अस्पष्ट संदर्भ था। मुस्लिम लीग के सहयोग का प्रस्ताव और जिन्ना की वफादारी की घोषणा ने लॉर्ड लिनलिथगो को राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के लिए एक और प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। जिन्ना ने तुरंत दो मांगे की। पहली, उसने आश्वासन मांगा कि भारत की भविष्य की सरकार के लिए कोई संविधान नहीं बनाया जाएगा जब तक कि मुसलमान यानी उसके अनुसार मुस्लिम लीग या वे स्वयं सहमत न हो। दूसरी, उन्होंने मांग की कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में लीग का प्रतिनिधित्व बराबर हो। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। कांग्रेस जिन्ना की संवैधानिक प्रगति पर वीटो लगाने की मांग को नहीं मान सकती थी, न ही वह कार्यकारी परिषद में कांग्रेस लीग की भागीदारी से सहमत हो सकती थी। इसलिए बातचीत बेकार साबित हुई। लेकिन 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि उनकी सरकार भारत की राष्ट्रीय जीवन के बड़े तबकों द्वारा सीधे नकार दिए गए किसी भी शासन को अपनी वर्तमान जिम्मेदारियां सौंपने के बारे में नहीं सोच सकती और वे ऐसे तबकों को किसी भी सरकार के अधीन करने के लिए दबाव डालने के पक्ष में नहीं थे। इस तरह जिन्ना ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हासिल कर ली, क्योंकि उसे देश के बाकी हिस्सों द्वारा सहमति दिए जाने वाले किसी भी राजनीतिक कदम पर वीटो लगाने का अधिकार मिल गया। इस घटना ने एडवर्ड थॉम्पसन को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया कि जिन्ना को एक तरह का मुस्लिम महात्मा माना जा रहा था। कांग्रेस ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और कुछ ही समय में 25 से 30 हजार पुरुष और महिलाएं जेल में या हिरासत में थे। जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर हमला किया और फिर मित्र राष्ट्रों के लिए चिंता का समय आया। दिसंबर 1941 में जापान युद्ध में शामिल हुआ और 1942 की शुरुआत में भारत ने देखा कि युद्ध का खतरा तेजी से उसकी सीमाओं के करीब आ रहा है। कुछ ही समय में पेनांग और सिंगापुर गिर गए और जापानी मलाया से बर्मा और भारत की ओर बढ़े। बर्मा में नागरिक प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और भारतीयों, बर्मी और यूरोपीय लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया। सुभाष बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना एक और समस्या थी। जापानी ने कलकत्ता पर 1 या 2 हवाई हमले किए और ब्रिटेन को भारतीय संसाधनों को जुटाने के लिए कुछ करने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। उस समय भारतीय राय शत्रुतापूर्ण थी।
कांग्रेस स्वतंत्रता और संविधान सभा के लिए आंदोलन कर रही थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि यह मांग गंभीरता से की गई थी। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध की स्थिति खराब हो रही थी और अमेरिकी चिंता बढ़ रही थी। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश कैबिनेट के समाजवादी सदस्य सर स्टाफर्ड क्रिप्स आए। कैबिनेट को भारत भेजा गया। वह 22 मार्च 1942 को कराची हवाई अड्डे पर पहुंचा और अगले दिन एक प्रेस इंटरव्यू में उसने कहा कि वह भारत का मित्र और प्रशंसक है। वह सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया है और ज्यादा समय नहीं रह सकता और इस कम समय में नेताओं को जल्द से जल्द फैसले लेने होंगे और उसके पास जो प्रस्ताव थे वे ब्रिटिश युद्ध कैबिनेट की सर्वसम्मति से की गई चर्चा का नतीजा थे। यह ले लो या छोड़ दो वाला रवैया न तो सुलह वाला था और न ही भारत की आत्मसम्मान को भाता था। उसने 30 मार्च को रेडियो पर अपने प्रस्तावों की घोषणा की। ये प्रस्ताव एक स्टेट पेपर में थे जिसमें भारतीयों को तुरंत सत्ता सौंपने और युद्ध के बाद लागू होने वाले एक दीर्घकालिक संवैधानिक योजना का मुद्दा था। गांधी ने स्टेट पेपर को एक पोस्ट डेटेड चेक बताया जो एक राजशाही सदस्य के अनुसार टूटे हुए बैंक पर लिखा था। कांग्रेस नेताओं ने इन प्रस्तावों को पढ़कर निराशा महसूस की क्योंकि उनमें देश के विभाजन की संभावना थी। पहली बार यह अधिकार मान्यता प्राप्त हुआ कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है वह अपनी मौजूदा संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकता है। गैर सदस्यता का सिद्धांत असल में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने जैसा था। हालांकि क्रिप्स मिशन की विफलता का कारण यह नहीं था। कांग्रेस तत्काल सत्ता हस्तांतरण से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार थी और जब सर स्टाफर्ड ने भारतीयों से बने कैबिनेट और संवैधानिक वायसराय की बात की तो कांग्रेस ने भरोसे और रचनात्मक माहौल में बातचीत शुरू की। रक्षा मंत्री के कार्यों को लेकर मतभेद था, लेकिन जब ये मतभेद सुलझने लगे तो क्रिप्स ने अचानक रुख बदल दिया और अल्पसंख्यकों के हितों की बात करने लगे। चर्चा के दौरान कभी भी अल्पसंख्यक या सांप्रदायिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी और कांग्रेस अध्यक्ष को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ जब क्रिप्स ने अपने अंतिम पत्र में कैबिनेट में स्थायी और निरंकुश बहुमत होने के खतरों का उल्लेख किया। इन वार्ताओं में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेहरू जी ने इस अचानक बदलाव का जिक्र इन शब्दों में किया है। और जब मैं सबसे ज्यादा उम्मीद में था तब अजीब अजीब बातें होने लगी। लॉर्ड हैलिफैक्स ने अमेरिका में कहीं जाकर नेशनल कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। यह समझ में नहीं आया कि वह इतनी दूर अमेरिका में ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन जब कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी तब वह इस तरह की बात नहीं कर सकता था जब तक कि वह ब्रिटिश सरकार की सोच और नीति का प्रतिनिधित्व न कर रहा हो। दिल्ली में यह बात अच्छी तरह पता थी कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो और सिविल सर्विस के बड़े अधिकारी किसी समझौते और अपनी शक्तियों में कमी के सख्त खिलाफ थे। बहुत कुछ हुआ जो सिर्फ अंदाजे से पता था। असल बात यह थी कि भारत को असली सत्ता देने का कोई इरादा ही नहीं था और क्रिप्स को भारत भेजने की जोरदार मांग रूजवेल्ट ने की थी, जो भारतीय अशांति के कारणों को समझते थे और हमारी इच्छाओं से सहमत थे। चर्चे शुरू से इस कदम के खिलाफ थे और एक प्रतिक्रियावादी वायसराय और कमांडर इन चीफ की मदद से इस योजना को नाकाम कर पाए। सर स्टाफर्ड क्रिप्स इंग्लैंड लौट गए और उन्होंने जो हुआ उसके बारे में गलत बयान देकर पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया। देश में निराशा की भावना और बढ़ गई क्योंकि सभी समझदार लोगों को यह यकीन हो गया कि जब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हुकूमत भारत में आजाद सोच और आजादी को कुचलती रहेगी तब तक भारत की मुक्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस निराश हो गई और जैसे ही युद्ध का तूफान भारत के दरवाजे पर पहुंचा, लोगों का गुस्सा बढ़ गया। कुछ लोग तो ब्रिटिश शासन से नफरत और बदले की भावना से जापान के आगे बढ़ने का स्वागत भी कर रहे थे। लोगों की इस हालत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 7 और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में मिली और सावधानी से विचार विमर्श के बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जो भारत की आजादी की तुरंत मान्यता और भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के लिए एक तर्कसंगत दलील के अलावा कुछ नहीं था। 9 अगस्त की सुबह सुबह देश भर में कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद महीनों तक कड़ी लड़ाई चली। हजारों पुरुष और महिलाएं जेल में भेज दिए गए या हिरासत में रखे गए। सरकार ने शुरू में मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की,
लेकिन इन घटनाओं की खबर सुनकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में खुदाई खिदमतगार उग्र हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों लोगों को पीटा गया, गोली मारी गई, गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। मार्च 1943 तक 35,000 कांग्रेस नेता जेल में थे और लगभग 12,000 हिरासत या निवारक नजरबंदी में थे। जिन्ना ने कांग्रेस के प्रस्ताव से असहमति जताई और यह दिखाने की कोशिश की कि मुसलमानों ने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों से खुद को अलग रखा था। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जिन्ना का एकमात्र लक्ष्य अब पाकिस्तान के अपने विचार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समर्थन जुटाकर अपनी स्थिति को मजबूत करना था। कांग्रेस नेताओं के जेल में होने से राजनीतिक क्षेत्र पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया था। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, सामाजिक एकता के लिए एक सिद्धांत, आचरण का नियम या प्रचलित भावना की आवश्यकता होती है। जिन्ना ने अपने अनुयायियों को ये तीनों चीजें दी। उसने उन्हें पाकिस्तान के विचार में निहित मुस्लिम श्रेष्ठता का सिद्धांत, कांग्रेस और हिंदुओं के खिलाफ आचरण का नियम और यह प्रचलित भावना दी कि कांग्रेस शासन में इस्लाम खतरे में है। बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में, उत्साहित समय में एक राजनेता को तर्क करने की शक्ति, निष्पक्ष तथ्यों की समझ और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके पास जो होना चाहिए वह यह क्षमता है कि वह भीड़ को यह विश्वास दिला सके कि उनकी गहरी इच्छा पूरी हो सकती है और वह अपने दृढ़ संकल्प से इसे प्राप्त कर सकता है। समय वास्तव में उत्तेजित और असामान्य था। बाहरी खतरा और आंतरिक खाद्य संकट ने असंतोष फैलाने में मदद की। अधिकारियों की बेईमानी और अक्षमता और व्यापार समुदाय की मांग ने स्थिति को और खराब कर दिया। बंगाल के अकाल में लगभग 30 लाख लोगों की जान चली गई। सप्लाई विभाग में प्रोलीग मुस्लिम अधिकारियों की गतिविधियों ने एक नया अमीर मुस्लिम वर्ग बनाया, जिसने मुस्लिम लीग की सफलता से अपने हितों को जोड़ा। बुर्जुआ तत्व हमेशा लीग की नीतियों पर हावी रहे और पाकिस्तान ने उनके स्वार्थ को एक नया आकर्षण दिया। पाकिस्तान में अधिक योग्य और अनुभवी हिंदुओं से प्रतिस्पर्धा का कोई खतरा नहीं होगा। मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति अधिक तेजी से होगा। सभी उच्च पद और महत्वपूर्ण पद उनके हाथों में होंगे। उनके अधिक कुशल हिंदू सहकर्मी हमेशा उनके रास्ते में थे और मुसलमानों के लिए सफल होने का एकमात्र तरीका हिंदू अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह लेना था। मुस्लिम उद्योगपतियों के पास खुला मैदान होगा और अन्य समुदायों से कोई हानिकारक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। हिंदुओं ने लगभग पूरा व्यापार बाजार हथिया लिया था और देश का विभाजन मुस्लिम उद्योगपतियों को अधिक सुविधाएं और संभवतः राज्य सब्सिडी देगा। बुर्जुआ वर्ग की जेब पर यह अपील वांछित प्रभाव डालती है और लीग को लगभग पूरे मुस्लिम मध्यम वर्ग का समर्थन मिला, विशेष रूप से सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोगों का, जो लीग के सबसे कट्टर समर्थक साबित हुए। राजनीतिक नेता पाकिस्तान में सर्वशक्तिमान होंगे और आम जनता के लिए पाकिस्तान एक शानदार सपना था, जिसका साकार होना एक महत्वपूर्ण बात थी। यह गौण महत्व की बात थी। इसने उनकी कल्पना को उकसाया और वे बिना परिणामों के बारे में सोचे अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा इस ओर लगा दी। इसमें हिंदू सिखों की संपत्ति हासिल करने की संभावना भी जुड़ गई। लूट की संभावना किसी नेता की अपील की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पन्न हुई भावनाओं का एक उदाहरण मौलवी मोहम्मद बहादुर खान, इंडिया स्टेट्स मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, द्वारा 1943 में कराची में मुस्लिम लीग सम्मेलन में दिया गया वचन है। मैं शपथ लेता हूं और आप जिन्ना और श्रोताओं को साक्षी मानता हूं, मैं हवा, चमकता सूरज, तारे और चांद को साक्षी मानता हूं और सबसे बढ़कर मैं ईश्वर को साक्षी मानता हूं कि मैं ईश्वर के नाम पर आपकी आज्ञा में अपनी जान और सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप हमें अपने संघर्ष के सबसे कठिन समय में भी पीछे नहीं पाएंगे। ओएद-ए-अजम, वह दिन मेरे जीवन का सबसे महान दिन होगा जब मैं अपनी जेब का आखिरी पैसा और अपनी खून की आखिरी बूंद ईश्वर के लिए कुर्बान कर दूंगा। बैठक में लोगों की आवाजें, हम आपके साथ हैं। आज हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मिलत के पेड़ पर सुगंधित फूल बनकर खिलना चाहते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपने खून बहाकर और देश के लिए अपनी जान देकर राष्ट्र की रक्षा करें। जिन्ना की कांग्रेस के साथ समझौता करने की कोई इच्छा या मंशा नहीं थी। वह समझौते के सभी प्रयासों के प्रति घमंडी और अड़ियल रवैया अपनाए हुए था। उसने अपनी मांगे भी स्पष्ट रूप से नहीं बताई,
क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान की भावनात्मक अपील खत्म हो जाती, क्योंकि इंसान की भावनाओं को भौतिक चीजों या तार्किक नियमों से शायद ही कभी प्रभावित किया जा सकता है। जिन्ना की चतुराई भरी टालमटोल और अड़ियल रवैये की वजह से सितंबर 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता और 1945 में लॉर्ड वेवेल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में दोनों पक्षों के बीच कोई संतोषजनक समझौता नहीं हो सका। पश्चिम और पूर्व में युद्ध समाप्त हो गया और इंग्लैंड में चर्चिल की सरकार की जगह हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पष्ट बहुमत वाली लेबर सरकार आ गई। भारतीयों ने ब्रिटिश इरादों पर अपना अविश्वास कम करने की कोशिश की और एक बार फिर अपने शासकों की ओर आशा भरी नजरें उठाईं। दुनिया की परिस्थितियों का प्रभाव भी उनकी उम्मीदों को और मजबूत कर रहा था। क्रिप्स मिशन के दौरान अमेरिका ने भारत की तरफ से हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और अब उम्मीद थी कि वह भारत की आकांक्षाओं के प्रति ब्रिटिश रवैये को प्रभावित करेगा। देश में अशांति फैलने लगी और ब्रिटिश शासन को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था, जिसे चर्चिल ने ब्रिटिश ताज का सबसे कीमती गहना कहा था। दिल्ली किले में इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों का मुकदमा खुला और इसने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवादी सेनाओं से लड़ रही स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की कहानी को व्यापक प्रचार दिया और आम जनता में जोश भर दिया। इन अधिकारियों को दी गई सजा के विरोध में फरवरी 1946 में कलकत्ता में दंगे भड़क गए। कुछ दिनों बाद बॉम्बे में नौसैनिकों की बगावत ने बॉम्बे और कलकत्ता में सहानुभूतिपूर्ण दंगे भड़काए। फरवरी के आखिर में जबलपुर के सिपाहियों ने हड़ताल कर दी और एक हफ्ते बाद 7 मार्च को दिल्ली में विजय दिवस समारोह के दौरान हिंसक प्रदर्शन और दंगे हुए, जिससे सिविल और मिलिट्री पुलिस को गोली चलानी पड़ी। आर्थिक स्थिति हर दिन बिगड़ती गई। ब्रिटेन की सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया और व्यापक निरीक्षण और चर्चा के बाद इंग्लैंड लौट गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपने विचार बताए। 19 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 3 कैबिनेट मंत्री भारतीय नेताओं से भारतीय संविधान के मसौदे पर चर्चा करने के लिए भारत जा रहे हैं। केंद्र और राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराने का फैसला किया गया था और इससे मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का एक अनूठा मौका मिला। 1945 से 46 की सर्दियों को नफरत और कटुता का युग माना जाता है। मुस्लिम लीग का चुनाव अभियान लीग की विचारधारा से सहमत न होने वाली हर चीज और हर व्यक्ति पर लगातार और समझौता न करने वाला हमला था। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें मुस्लिम लीग का एकमात्र मकसद सांप्रदायिक जुनून को भड़काना और अज्ञानी और अंधविश्वासी जनता में धार्मिक उन्माद पैदा करना था। कट्टरपंथी विचारधारा वाले सज्जादानशीन, पीर और धार्मिक नेताओं को सेवा में लगाया गया और उन्हें नफरत का प्रचार करने के लिए भेजा गया। मतदाताओं को काफिरों के प्रति आगाह किया गया और उन्हें बताया गया कि राष्ट्रवादी मुस्लिम को वोट देना ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। दिन में 5 बार मस्जिदों में नमाज के बाद फतवा पढ़ा जाता था कि यूनियनिस्ट पंजाब में और राष्ट्रवादी मुस्लिम इस्लाम के दुश्मन हैं और ब्रिटिश सरकार के जासूस हैं। हिंदू कांग्रेस और इसलिए जो कोई भी उनके पक्ष में वोट डालेगा उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यह घोषणा की गई कि चूंकि लीग के विरोधी उम्मीदवार को वोट देना कुफ्र के समान था, इसलिए मतदाता की शादी स्वतः ही भंग हो जाएगी। चुनाव के दौरान 1 या 2 मतदाताओं की मृत्यु हो गई, जिन्हें मुस्लिम कब्रिस्तानों में दफनाने से मना कर दिया गया। इस प्रचार का अशिक्षित ग्रामीण जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला अधिकारी, स्कूल शिक्षक, डाककर्मी, राजस्व विभाग के कर्मचारी सभी दिन रात मुस्लिम मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित करने और इन तरीकों से उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए काम करते रहे। मुस्लिम प्रेस ने नफरत और हिंदू विरोधी प्रचार का निर्मम अभियान चलाया और उसके तीखे बयानों ने मुसलमानों में हिंसक भावनाएं पैदा कर दी। ये धमकियां और डराने धमकाने के तरीके पूरी तरह सफल रहे। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा में सभी मुस्लिम सीटें और प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत सीटें जीती। हालांकि मतदान के विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों को कुल मुस्लिम मतों का 1/4 से अधिक मिला। सिंध में उन्हें कुल मुस्लिम मतों का 32% और पंजाब में 30% वोट मिले। यह देखना दिलचस्प है कि मुस्लिम लीग को कुल मतों सभी दलों का केवल 17% वोट मिला।
इसलिए पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने वालों की संख्या मतदान करने वालों के 5वें हिस्से से भी कम थी। लीग हालांकि बहुत खुश थी और पूरे भारत में विजयोत्सव मनाया गया। जिन्ना ने घोषणा की कि लीग को 90% से अधिक मुस्लिम वोट मिले हैं। मद्रास के अब्दुल हमीद खान ने दावा किया कि 99% मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में थे। हिंदू विरोधी अभियान और भी तेज हो गया और अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली में मुस्लिम लीग के विधायकों के सम्मेलन में दिए गए भाषणों में हिंदुओं पर अनावश्यक और अनुचित हमले किए गए। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में हिंदू जाति व्यवस्था को राष्ट्रवाद, समानता, लोकतंत्र और इस्लाम के सभी महान विचारों का सीधा खंडन बताया गया। खान अब्दुल गयूम खान ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान को मान्यता नहीं दी गई तो मुसलमान तलवार उठा लेंगे। हिंदुओं को दुश्मन कहा गया, तर्क और संयम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और अपमानजनक शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। 15 मार्च 1946 को मिस्टर एटली ने 19 फरवरी की अपनी घोषणा के विस्तार में कहा कि कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल भारत जाने के लिए तैयार है। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का इरादा भारत को संभव सबसे जल्दी और पूरी तरह से स्वतंत्रता दिलाने में मदद करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए, ताकि वे बिना किसी डर के रह सकें, ब्रिटिश लोग अल्पसंख्यक को बहुमत की प्रगति में बाधा डालने की अनुमति नहीं दे सकते। इस बयान से ब्रिटिश नीति में एक नया रुख सामने आया और जब 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कराची पहुंचा तो लोगों की उम्मीदें बहुत थीं। कई पार्टियों के नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद यह पाया गया कि कोई समझौता संभव नहीं है और 16 मई 1946 को यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के साथ मिशन ने एक बयान जारी किया। इस बयान में भारत के विभाजन की मांग को न मानने के कारण बताए गए और इसमें एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक योजना थी। अल्पकालिक योजना में भारतीयों से बनी एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रावधान था। इसका मतलब था सत्ता भारतीयों के हाथों में तुरंत सौंपना। दीर्घकालिक योजना में कुछ शर्तों पर संविधान देने का प्रावधान था। भारत के प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। समूह ए में मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा जैसे हिंदू बहुल प्रांत शामिल थे। समूह बी में उत्तर पश्चिम के 3 मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध शामिल थे, जबकि समूह सी में बंगाल और असम प्रांत शामिल थे। प्रांतों को बयान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने समूह से बाहर निकलने का अधिकार दिया गया था। समूह 3 विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर पूर्ण स्वायत्तता रखते होंगे, अर्थात रक्षा, संचार और विदेश मामले, जो केंद्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे। इस योजना से भारत की एकता बनी रही और साथ ही जिन्ना को एक संशोधित पाकिस्तान मिला। इस योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने विचार किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 24 मई 1946 को एक प्रस्ताव पारित करके बयान में बताई गई योजना के बारे में और स्पष्टीकरण मांगा। मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने 5 जून को पूरे बयान को स्वीकार करने का फैसला किया और जिन्ना ने यह फैसला वायसराय को बताया। कांग्रेस दीर्घकालिक योजना से संबंधित बयान के हिस्से को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, बशर्ते बाहर निकलने के मुद्दे को स्पष्ट किया जाए, लेकिन प्रस्तावित शर्तों पर अंतरिम सरकार में शामिल होने के बारे में वह संदेह में थी। 16 जून को 1946 में वायसराय और कैबिनेट मिशन ने एक और बयान जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि वायसराय कई लोगों को अंतरिम सरकार में सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का इरादा रखते हैं। इस बयान का खंड 8 विवाद का विषय बन गया, जो इस प्रकार था। यदि 2 प्रमुख पार्टियां या उनमें से कोई भी उपरोक्त शर्तों पर गठबंधन सरकार बनाने में अनिच्छुक होती हैं, तो वायसराय का इरादा अंतरिम सरकार बनाने का है जो 16 मई के बयान को स्वीकार करने वालों का यथासंभव प्रतिनिधित्व करे। जिन्ना ने पहले ही वायसराय को 16 मई के बयान को स्वीकार करने की अपनी सहमति दे दी थी, इसलिए मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सेवा करने के लिए पात्र थी। कांग्रेस हिचकिचा रही थी और जिन्ना को उम्मीद थी कि वह मना कर देगा। लॉर्ड वेवेल की मूल योजना 12 सदस्यों की अंतरिम सरकार बनाने की थी, 5 मुस्लिम लीग से, 5 कांग्रेस से, 1 सिख समुदाय से और 1 ईसाई या एंग्लो इंडियन। यदि कांग्रेस अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला करती तो जिन्ना को बहुमत हासिल करने और हर चीज में निर्णायक भूमिका निभाने का मौका होता।
उन्होंने कई बार ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों की भलाई के लिए काम किया था और सिख नेताओं के साथ व्यापक बातचीत की थी। दूसरी ओर यदि कांग्रेस मना कर देती तो जिन्ना को उम्मीद थी कि ऊपर दिए गए खंड 8 के अनुसार वे अंतरिम सरकार के एकमात्र प्रमुख होंगे। लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार के 12 सदस्यों की अपनी मूल योजना में बदलाव किया और एक 13वां सदस्य अनुसूचित जाति से शामिल किया। 16 जून के बयान में 14 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का प्रावधान था। जिन्ना ने इन परिवर्तनों का कड़ा विरोध किया क्योंकि इससे कांग्रेस सदस्यों को हराने की उनकी संभावना कम हो गई थी। हालांकि कांग्रेस के मना करने की उनकी उम्मीद बनी रही। 25 जून 1946 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अंतिम निर्णय लिया। यह निर्णय उसी दिन वायसराय को बता दिया गया। कांग्रेस ने दीर्घकालिक योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाहर निकलने से संबंधित प्रावधान के बारे में अपनी व्याख्या दी। साथ ही उन्होंने 16 जून के बयान में अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की। लॉर्ड वेवेल ने जिन्ना को बुलाया और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। जिन्ना को बताया गया कि अंतरिम सरकार का गठन फिलहाल टाल दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार बनेगी तो वह एक गठबंधन सरकार होगी जिसमें कांग्रेस की भी भागीदारी होगी। जिन्ना को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा था कि उसकी चालाकी भरी चालों से वे ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां वह भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उसका तर्क था कि चूंकि कांग्रेस ने 26 मई के बयान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह अल्पकालिक योजना में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गई। इसलिए वायसराय को अंतरिम सरकार के गठन को नहीं टालना चाहिए, बल्कि 16 जून के बयान के खंड 8 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें तुरंत मुस्लिम लीग पार्टी से अपनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों को नियुक्त करना चाहिए। हालांकि वायसराय ऐसी सरकार बनाने को तैयार नहीं था जिसमें भारत की 75% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य पार्टी शामिल न हो। जिन्ना ने वायसराय पर विश्वासघात का आरोप लगाया, उन्हें याद दिलाया कि राजनेता को अपने शब्द वापस नहीं लेने चाहिए और कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में मुस्लिम लीग अपना सहयोग नहीं दे सकती। विभिन्न समूहों से प्रांतों के बाहर निकलने के प्रावधान पर भी चर्चा हुई। इस समय इस मामले पर संक्षिप्त चर्चा की जा सकती है क्योंकि यह एक ओर कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार और दूसरी ओर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद का विषय था। 16 मई के बयान के खंड 15(5) में कहा गया था कि प्रांतों को कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक समूह यह तय कर सकता है कि कौन से प्रांतीय विषय सामान्य होंगे। बाहर निकलने की प्रक्रिया खंड 15(b) और 8 में बताई गई थी। ये खंड प्रत्येक खंड में शामिल प्रांतों के लिए प्रांतीय संविधान तय करेंगे और यह भी तय करेंगे कि क्या उन प्रांतों के लिए कोई समूह संविधान बनाया जाना चाहिए और यदि हाँ, तो समूह को किन प्रांतीय विषयों से निपटना चाहिए। प्रांतों को नीचे दिए गए उपखंड 8 के प्रावधानों के अनुसार समूहों से बाहर निकलने का अधिकार होगा। 8 जैसे ही नए संवैधानिक प्रावधान लागू हो जाते हैं, किसी भी प्रांत को उस समूह से बाहर निकलने का अधिकार होगा जिसमें उसे रखा गया है। ऐसा निर्णय नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव के बाद प्रांत की नई विधानसभा द्वारा लिया जाएगा। तुरंत यह सवाल उठा कि क्या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जैसे प्रांत जिसे खंड बी में रखा गया था या असम जिसे खंड सी में रखा गया था को नए संविधान के तहत नए चुनावों से पहले या बाद में उसे आवंटित खंड से बाहर निकलने का अधिकार होगा। कांग्रेस कार्य समिति का मानना था कि खंड 15(5) के तहत प्रांतों को समूह बनाने की स्वतंत्रता थी और इसका मतलब यह था कि कोई प्रांत नए चुनावों से पहले किस समूह में शामिल होना चाहता है, इसका चुनाव कर सकता था। यह भी दावा किया गया था कि संविधान सभा एक स्वायत्त संस्था होगी और वह कैबिनेट मिशन योजना द्वारा निर्धारित किसी भी प्रक्रियात्मक नियम को बदलने के लिए स्वतंत्र होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने 20 मई 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को पत्र लिखकर इन दो बिंदुओं पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, मेरी समिति के विचार से जब सभा गठित हो जाएगी तो वह संविधान बनाने के उद्देश्य से एक स्वायत्त संस्था होगी जिस पर बाहरी किसी भी प्राधिकरण का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसके अलावा सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए नियमों और प्रक्रियाओं को अपनी इच्छानुसार बदल सकती है। विकल्प चुनने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, संविधान के मूल स्वरूप के लिए आपकी सिफारिशों में आपने कहा है कि प्रांतों को कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
हालांकि बयान में आगे पृष्ठ 5 पर आपने कहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय प्रतिनिधि 3 खंडों में विभाजित होंगे और ये खंड प्रत्येक खंड के प्रांतों के लिए प्रांतीय संविधान तय करेंगे और यह भी तय करेंगे कि क्या इन प्रांतों के लिए कोई समूह संविधान बनाया जाना चाहिए। हमें इन दो अलग अलग प्रावधानों में काफी अंतर दिखाई देता है। मूल प्रावधान प्रांत को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूरी स्वायत्तता देता है और बाद में इस मामले में कुछ दबाव दिखाई देता है जो स्पष्ट रूप से उस स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। कांग्रेस का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था और यह मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और असम की स्थिति को लेकर आशंकाओं से प्रेरित था, जहां कांग्रेस की सरकारें सत्ता में थीं। संविधान सभा में सेक्शन बी में कुल 35 सदस्य थे। इनमें से केवल 3 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे और यह स्पष्ट था कि यदि संविधान बनाने से पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत को सेक्शन बी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता तो प्रांत की आवाज का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए सेक्शन बी का संविधान इस तरह बनाया जा सकता था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के लिए ग्रुप ए में शामिल होना असंभव हो जाए। ऐसा मतदाता की प्रकृति बदलकर या विधानसभा के लिए उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाकर किया जा सकता था। इसी तरह सेक्शन सी में संविधान सभा के 70 सदस्य थे और इनमें से केवल 10 असम से थे और बंगाल के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण वे कमजोर स्थिति में होते। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बाहर निकलने के लिए तय प्रक्रिया में निहित खतरे को देखा और जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग खुश थी। जिन्ना को लगा कि इस योजना से वे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम प्रांतों को 2 सेक्शन में शामिल कर सकेंगे जो वास्तव में पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। इस मामले में जिन्ना का दृष्टिकोण इस मांग के समान था कि यह तय करने के लिए कि कोई प्रांत पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है या नहीं, केवल मुस्लिम मतदाताओं का जनमत संग्रह होना चाहिए, न कि सभी समुदायों के मतदाताओं का जनमत संग्रह जिसमें वे अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें। इसी कारण से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 16 मई के बयान और उपधारा 8 में निहित दीर्घकालिक योजना के मूल प्रावधानों में विरोधाभास पर जोर दिया। जब 18 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मामले पर बहस हुई तो सर स्टाफर्ड क्रिप्स ने कहा कि यह योजना का एक जरूरी हिस्सा था कि प्रांतों को सेक्शन में शामिल होना चाहिए। सितंबर में असम ने सेक्शन सी में शामिल न होने का फैसला किया और ऐसा लगा कि 9 दिसंबर से पहले इस गतिरोध को सुलझाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसी दिन संविधान सभा की बैठक होनी थी। नवंबर के आखिर में भारतीय नेताओं को इस मामले पर ब्रिटिश सरकार के साथ चर्चा करने के लिए लंदन बुलाया गया। हालांकि चर्चा से कोई समझौता नहीं हुआ और ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि लीग द्वारा स्वीकार किया गया मतलब सही था। भारत के फेडरल कोर्ट में मामला भेजने का कांग्रेस का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आने तक यह मामला आखिरकार सुलझा नहीं। यह घटना साफ बताती है कि जहां कांग्रेस ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर अपना रुख अपनाया और इस पर जोर दिया कि किसी प्रांत को अपना भविष्य चुनने का अधिकार होना चाहिए, वहीं मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाला कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और असम क्रमशः सेक्शन बी और सी में शामिल हों। कैबिनेट मिशन 29 जून को भारत से रवाना हो गया। घोषणा की गई कि वे 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देंगे। अब जिन्ना ने एक ऐसा हथियार खोजने की कोशिश शुरू कर दी जिससे वह बदला ले सके और अपनी ताकत और दबदबा दिखा सके। मार्च में उन्होंने घोषणा की थी कि मुस्लिम लीग में सोच विचार में बदलाव आया है और मुसलमान अब सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं करते। पाकिस्तान की मांग को अप्रैल की शुरुआत में मुस्लिम लीग के विधायकों के सम्मेलन में दोहराया गया था और जैसा कि हमने देखा, वक्ताओं ने सबसे हिंसक शब्दों में हिंदू विरोधी जहर उगला। 1940 में ही विभाजन की बात होने लगी थी। 18 जुलाई को संसद में बहस के दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के राज्य सचिव और हाउस ऑफ कॉमन्स में सर स्टाफोर्ड क्रिप्स ने बातचीत की विफलता का कारण जिन्ना की अड़ियल रवैये को बताया। इससे पहले से ही भड़की आग में और घी डालने का काम हुआ। जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को मुंबई में मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक बुलाई और इस काउंसिल ने 2 प्रस्ताव पारित किए, एक कैबिनेट प्रस्तावों को वापस लेने का और दूसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई को मंजूरी देने का। पहले प्रस्ताव के अनुसार संविधान बनाने की प्रस्तावित प्रक्रिया में मुसलमानों की भागीदारी खतरनाक है और इसलिए काउंसिल कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को वापस लेती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई पर दूसरे प्रस्ताव का पाठ इस प्रकार था।
जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आज 16 मई 1946 की तारीख वाले कैबिनेट मिशन और वायसराय के बयान में शामिल प्रस्तावों को खारिज करने का फैसला किया है। एक ओर कांग्रेस की अड़ियल रवैये और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों के साथ विश्वासघात के कारण। और जबकि मुस्लिम भारत ने समझौता और संवैधानिक तरीकों से भारतीय समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। और जबकि कांग्रेस ब्रिटिश के समर्थन से भारत में जातिवादी हिंदू राज स्थापित करने पर अड़ी हुई है। और जबकि हाल की घटनाओं से यह पता चला है कि भारतीय मामलों में न्याय और निष्पक्षता नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति ही निर्णायक कारक है। और जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के एक स्वतंत्र और पूर्ण संप्रभु राज्य की तत्काल स्थापना से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे और वे मुस्लिम लीग की सहमति के बिना केंद्र में किसी भी संविधान, दीर्घकालिक या अल्पकालिक या किसी अंतरिम सरकार को थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की काउंसिल इस बात के लिए आश्वस्त है कि अब मुस्लिम राष्ट्र को पाकिस्तान प्राप्त करने और ब्रिटिश शासन और भविष्य में संभावित जातिवादी हिंदू वर्चस्व से छुटकारा पाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का सहारा लेने का समय आ गया है। यह काउंसिल मुस्लिम राष्ट्र से अपने एकमात्र प्रतिनिधि संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पीछे एकजुट होकर खड़े होने और हर बलिदान के लिए तैयार रहने का आह्वान करती है। यह काउंसिल कार्य समिति को ऊपर बताई गई नीति को लागू करने के लिए तत्काल प्रत्यक्ष कार्रवाई का कार्यक्रम तैयार करने और आने वाले संघर्ष के लिए मुसलमानों को संगठित करने का निर्देश देती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर शुरू किया जाएगा। ब्रिटिश के रवैये के विरोध में और अपनी गहरी नाराजगी के प्रतीक के रूप में यह काउंसिल मुसलमानों से विदेशी सरकार द्वारा उन्हें दिए गए खिताबों को तुरंत त्यागने का आह्वान करती है।